Hello, my dear students. Welcome to my legal code e-learning again. I am Ashuar Lavania as always. My students, देखिए लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की हम सीरीज कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आई वांट यू टू गो देयर फर्स्ट, वॉच दैट एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कम टू द सेकंड वन. ओके, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग एज यू ऑल नो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फॉर कमिंग क्लैट एग्जामिनेशन एंड ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग लॉ. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है. लेक्चर 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसी को मैं अब कंटिन्यू करूंगा. ओके, तो देखिए यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 है, विद द बेनिफिट ऑफ द मेंशन्ड एनालिसिस इन प्रीवियस लेक्चर इट शुड बी ऑब्वियस. जो मैंने पहले लेक्चर में जो एनालिसिस दी थी, पूरा ब्रेक करके आपको समझाया था लीगल प्रिंसिपल्स एंड फैक्चुअल सिचुएशंस. ठीक है, उसको याद रखना है, वो पूरा एनालिसिस को समझना है. अब यहां पर मैं बात करूंगा जो प्रीवियस लेक्चर की जो एनालिसिस मैंने कराई थी, उसको बिल्कुल जिस तरीके से ब्रेक करके आपको समझाया था, उससे बहुत सी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं. सबसे पहले क्या क्लियर होता है, देखिए सूरज जो है, सूरज जिस पर थेफ्ट का आरोप आया था, सूरज कभी भी चोरी का इल्जाम लगाने लायक नहीं होता अगर बात यहां पर नीरज के लैंड मतलब कि भूमि या उसके घर वगैरह की हो रही होती. ठीक है, अब आप कहोगे कैसे. मैंने वहां पर एक कीवर्ड कंटिन्यू कराया था, वो था मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आप उससे देखोगे दोबारा तो आपको पता चलेगा मूवेबल प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं चल संपत्ति. देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी इंग्लिश का वर्ड है, तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, मूव एबल, जिसको आप मूव कर सकते हो. ठीक है, तो चल संपत्ति में क्या होता है, जैसे कि मोबाइल है, चेन है, रिंग है, ठीक है, आपकी बाइक है, उसको आप मूव करा सकते हो इधर से उधर, तो इससे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, तो यहां से आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, व्हाट इज मूवेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल. तो जब लैंड की बात आएगी, भूमि या घर की, तो आप भी जानते हैं ये मूवेबल नहीं है. घर जहां पर होता है उसे हम इधर से उधर मूव नहीं कर सकते. किसी की लैंड होती है, वी कैन नॉट मूव. ओके, तो इस तरीके से अगर नीरज की लैंड या उसके घर की बात चल रही होती तो सूरज पर थेफ्ट का आरोप नहीं लगता, बिकॉज क्लियरली मेंशन्ड इन द अबव लेक्चर कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही थेफ्ट का आरोप लगाया जा सकता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सूरज वर टू हाइड द सेम रिंग एट द सेम प्लेस बाय द वे ऑफ प्रैक्टिकल जोक. अगर सूरज मान लीजिए नीरज से जोक के वे में, एक जोक करने का भी तो वे होता है फ्रेंड्स के बीच में, अगर उससे जोक करने के वे में अगर उसको छुपा देता तो भी उस पर चोरी का इल्जाम नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब जोक करते हैं तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, अगेन अनदर कीवर्ड, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब कि उसका इरादा गलत नहीं था. ठीक है, जोक करने में हम फ्रेंड्स के बीच में कर देते हैं, रिलेटिव्स वगैरह या पेरेंट्स वगैरह के साथ कर देते हैं. वैसे पेरेंट्स के साथ नहीं करते हैं, कभी कभी पिटाई हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ में तो करते हैं ना, रिलेटिव्स, कजन्स, इनके साथ करते हैं. तो मजाक के तौर पर अगर किया है सूरज ने ऐसा नीरज के साथ, तो भी उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब कि गलत इरादा नहीं था. ठीक है, और देखिए यहां पर बात वही आ जाती है, टू टेक प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ नीरज विदाउट नीरज कंसेंट, मतलब कि यहां पर नीरज की मंजूरी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो मजाक कर रहा है. यहां तक बिल्कुल क्लियर. देखिए अब आगे बढ़ते हैं. अगर मान लीजिए सूरज क्या करता, नीरज से उस रिंग को मांगता, ये अनदर कंडीशन है. ओके, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पॉसिबिलिटी. अगर सूरज नीरज से उसको मांगता और नीरज उसे दे देता, तो यहां पर क्या आया, देखिए यहां पर आई नीरज की कंसेंट. उसने सूरज से मांगी है और सूरज ने उसकी मर्जी से ली है, मतलब नीरज इज द ओनर ऑफ दैट रिंग एंड ही इज गेटिंग द कंसेंट ऑफ द ओनर, दैट इज नीरज. तो नीरज की कंसेंट से उसने मांगी है, वो ले गया. अब वो बाद में नहीं लौटा रहा है, तो भी यहां पर उस पर चोरी नहीं कहेंगे, धोखेबाजी कह सकते हैं, चीटिंग कह सकते हैं. देयर आर सो मेनी वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी इन द क्रिमिनल लॉ, लेकिन यहां पर उसे चोरी नहीं कहेंगे, क्योंकि चोरी की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर समझा दी है. मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, और ओनर का कंसेंट नहीं हो तब चोरी होती है. लेकिन यहां पर सूरज ने नीरज से मांगी है और ऑब्वियसली नीरज ने अपनी कंसेंट यानी कि मंजूरी दी है, तब सूरज ने उसे ले लिया है. बाद में अगर वो नहीं भी लौटाता है या मना करता है तो वो एक बात की बात है, लेकिन इनिशियली उसने जो रिंग ली वो नीरज की कंसेंट से ली, तो यहां पर भी थेफ्ट का कोई मतलब नहीं बनेगा. अब देखिए, अब आप ये मत कहने लग जाना कि अरे सर ये तो गलत है और ये क्या है, मतलब उसने लिया बाद में धोखा दे दिया या उसने वापस नहीं की तो ये तो गलत है क्रिमिनल लॉ में. देखिए
चौंकिए मत, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्रिमिनल लॉ में और भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। हम उससे चीटिंग कह सकते हैं, डिचिंग कह सकते हैं, देयर आर सो मैनी टर्म्स इन द क्रिमिनल लॉ, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर एक बात याद रखना, आपको लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है, अपने इमोशंस सेंटिमेंट्स को नहीं लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भड़क जाओगे, अरे यार ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो गलत है, वो कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है। यू नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल, देन यू नीड टू अप्रोच द राइट ऑप्शन यूजिंग लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्चुअल सिचुएशंस, नथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज थेफ्ट। कोई भी आपके पास आ रहा है एंड समबडी इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज थेफ्ट, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देना होगा कि थेफ्ट की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, तो ये थेफ्ट है या नहीं है, अप्लाई करोगे यू विल गेट द राइट डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, ठीक है। देखिए थेफ्ट, फिर भी और क्लैरिटी के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 100% समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए कि सूरज एक भिखारी है, ठीक है, उसने कुछ दिन से कुछ खाया नहीं है, तो उसने क्या किया कि नीरज के घर के वरांडा में एक अचार का डिब्बा देखा, अचार का जार देखा, और वो बिना पूछे गेट खोल करके अंदर चला गया। अब वहां पर उसने उस जार को उठाया और सारे अचार को खा गया। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जब घर से बाहर आ रहा होता है तो सूरज को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, सूरज को पकड़ लिया जाता है। और बस बात यहां पर यही आती है कि ये चोरी हुई या नहीं हुई। तो देखिए आपको वही कीवर्ड्स को याद रखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी, अचार मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूव्ड, ओके, जिसको मूव किया जा सकता है। तो अचार ऑब्वियसली जार को उठा करके हम इधर उधर ले जा सकते हैं, तो दिस इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट की एक कंडीशन बिल्कुल क्लियर, चोरी की जो एक जरूरत है वो पूरी हो गई। उसके अलावा उसने क्या किया, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को खाया, और किसकी सहमति के बिना, नीरज के कंसेंट के बिना, मालिक की कंसेंट यानी कि मंजूरी के बिना उसे खा लिया। तो ये भी अनदर कंडीशन फॉर थेफ्ट, ठीक है, चोरी की दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तीसरी बात यह है कि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब यहां पर देखिए समझिए, ही डिड सो डिसऑनेस्टली। अब यहां पर इतना ओवर थिंक मत करना, ओवर यूज माइंड मत करना। मैंने पहले ही बताया था कि आपको अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल जाना है, आपको अपने इमोशंस को यहां पर नहीं लाना है, ठीक है। और लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो हाँ, वो बेईमानी से उसने अचार खाया, उसकी मर्जी के बिना खाया, उसके घर में गया, सब कुछ गलत है, ठीक है। तो यहां पर उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब कि बेईमानी वाला इरादा आता है, और उसे मतलब कि नीरज को, जिसका अचार खाया है, जिसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको रॉन्गफुल लॉस मतलब कि गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से लॉस हुआ है। तो देखिए ये मैंने आपको एक सिंपल सी एक पिक्चर दी है, दिस इज द पिक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड द थेफ्ट इन द मोस्ट क्लियर वे, ओके। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से सूरज ने एक भिखारी के तौर पर ही सही, लेकिन जो भी किया वो थेफ्ट है, वो चोरी है। और कंडीशंस में आप अपने इमोशंस वगैरह को लाओगे तो अकॉर्डिंग टू द सोशल लेवल यू कैन कॉल इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द सोसाइटी यू कैन कॉल देम, बट लीगली दिस इज थेफ्ट, ओके। यहां तक बिल्कुल क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट एंड अदर लीगल एंट्रेंस ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो यहां पर एक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, इनिशियली जो ओवरव्यू दिया है, दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द एग्जाम पेपर, ठीक है। यहां पर जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जितने भी स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग लेवल जब भी आप कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज करने जाएंगे तो बेटर है कि इसको लिख करके करना, ठीक है, इन द राइटिंग, एनालिसिस इन द राइटिंग। स्टार्टिंग में करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या कि जैसे आप 1 2 3 4 आफ्टर गोइंग फॉर द मोर क्वेश्चंस यू विल गेट सॉल्व्ड एंड यू विल हैव एवरीथिंग इन द माइंड ओरली, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो कहते हैं ना टीथिंग प्रॉब्लम, शुरुआती परेशानियां आएंगी तो 1 2 3 में ही आएंगी। राइटिंग में एनालिसिस करना, उसे समझना, और उसके बाद जैसे जैसे आप सो मेनी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत हेल्प करेगा और आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस से होगा क्या, आपकी मेंटल एबिलिटी और आपकी जो स्पीड है, क्योंकि स्पीड इज वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इन द एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ओके। तो मेंटल और आपकी जो
स्पीड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होगी। सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाएगी। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस एंड आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द लेक्चर्स ऑफ दिस दिस सीरीज। देखिए यहां तक मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, दिस इज द स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है कि आप यहां पर जाकर के इस तरीके से चलोगे तो कॉन्फिडेंटली अपने आप को बिल्कुल अपडेट कर लोगे। बस यही है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, नथिंग एल्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपको इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, माई लीगल कोड ई लर्निंग। ठीक है, अब तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इससे आगे मैं करवाने जा रहा हूं आपको एक्सरसाइज ऑफ ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इन क्लैट एग्जामिनेशंस including DU, LLB and all the entrance examinations of different law colleges। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए माई लीगल कोड ई लर्निंग पर। थैंक्स, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।